जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन के बाद इसरो यहाँ पे नहीं रुका है। सन को अपने स्टडी का अगला टारगेट बनाकर सक्सेसफुली लॉन्च किया है सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, जो कि आदित्य L1 मिशन है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सितंबर 2, 2023 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक सोलर मिशन आदित्य L1 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम आदित्य L1 मिशन के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द सन फिनोमेना एंड द सोलर एक्टिविटीज़ जो कि आदित्य L1 मिशन स्टडी करेगा। तो आज के इस वीडियो में बने रहिएगा फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल और एंटरटेनिंग वीडियो होने वाली है। और देखने के बाद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही कंटेंट मैं आपके सामने लाती रहूँगी, तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो आदित्य L1 मिशन, नाम से शुरुआत करते हैं। आदित्य का मतलब क्या होता है? इट्स अ वैदिक नेम कॉल्ड सन। सन को संस्कृत में आदित्य बोला जाता है। अब अनलाइक चंद्रयान 3 जो कि मून के सरफेस पे लैंड किया गया था, आदित्य L1 हमारा सन के सरफेस पे लैंड नहीं करेगा, वो आपको पता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द 2 रीज़न। पहला रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ द हॉट टेम्परेचर, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर। सेकेंड रीज़न ये है कि सन का कोई एक अपना सरफेस नहीं होता, एक यूनिक सॉलिड मास नहीं होता, जस्ट लाइक दैट ऑफ आवर अर्थ। तो एक यूनिक सॉलिड मास ना होने की वजह से और एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से, हॉट टेम्परेचर होने की वजह से आदित्य L1 सन के सरफेस पे लैंड नहीं करेगा। तो ये कहाँ पे इस आदित्य L1 को प्लेस किया जाएगा? इसको प्लेस किया जाएगा हमारे स्पेस में एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं लैग्रैंजियन पॉइंट, L1 पॉइंट। यहाँ पे इस स्पेसक्राफ्ट को प्लेस किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि लैग्रैंजियन पॉइंट होता क्या है। देखिए, सो स्पेस में ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो अर्थ और सन के सिस्टम में आते हैं। इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं लैग्रैंजियन पॉइंट्स। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल पुल कैंसिल आउट हो जाती है। तो अगर स्पेसक्राफ्ट ऐसे पॉइंट्स पे रखे जाएं तो सन और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल कैंसिल आउट होने की वजह से जो स्पेसक्राफ्ट है बहुत ही ईजिली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी के स्टेबल रहेगा। तो यही रीज़न है कि L2 वाले पॉइंट में जेम्स वेब टेलीस्कोप को प्लेस किया गया है फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम L1 पॉइंट की बात करें तो यही एक पॉइंट है जहाँ पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को प्लेस किया जाएगा, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से। एंड यस, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। तो अगर इस L1 पॉइंट पे हमारे आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को रखा जाएगा तो वो स्टैटिक रहेगा, पोजीशन रहेगा एट ए फिक्स्ड पोजीशन, मतलब वो स्टेशन रहेगा। वो सन के अराउंड ऑर्बिट नहीं करेगा जो ट्रेडिशनली करते हैं। वो एक ही पॉइंट पे हमारे सन को ऑब्जर्व करेगा, जो कि L1 पॉइंट पे होगा। लेकिन यहाँ पे भी इसरो के साइंटिस्ट को एक छोटी सी प्रॉब्लम नज़र आई। प्रॉब्लम ये थी कि L1 पॉइंट पे एक्यूरेटली स्टेशन हमारे इस स्पेसक्राफ्ट को नहीं रखा जा सकता, एक फिक्स पोजीशन में नहीं रखा जा सकता बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीज़न एक्यूरेटली। तो यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना L1 पॉइंट में रखने की जगह स्पेसक्राफ्ट को L1 के अराउंड एक ऐसी इमेजिनरी ऑर्बिट में रखा जाए जिसका नाम है हेलो ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में हमारे आदित्य L1 को रखा जाएगा कुछ इस तरीके से जो L1 के अराउंड ऑर्बिट करेगा। बट यस, ये जो स्पेसक्राफ्ट होगा हमारा आदित्य L1 वो सन और अर्थ के रेस्पेक्ट पे स्टेशनरी होगा, मतलब स्टैटिक होगा। तो L1 के अराउंड भले ही वो ऑर्बिट कर रहा हो, लेकिन वो स्टेशनरी और फिक्स्ड रहेगा सन और अर्थ के रेस्पेक्ट पे। तो कुछ इस तरीके से हमारे L1 पॉइंट पे जो आदित्य L1 है वो बहुत ही डायरेक्टली ऑब्जर्व करेगा बिना किसी इंटरप्शन के सन को और इसकी सोलर एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर सकेगा। सो अगर कंक्लूजन निकाले तो आदित्य L1 मिशन पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन होने वाला है। एंड यस, और भी कंट्रीज़ की स्पेस ऑब्जर्वेटरी एजेंसीज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, रशिया का है, जापान का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो आपको यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आदित्य L1 मिशन की लॉन्च व्हीकल की। तो अगर लॉन्च व्हीकल आदित्य L1 मिशन का है PSLV C57। PSLV स्टैंड्स फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो लॉन्च व्हीकल से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये रॉकेट को ही लॉन्च व्हीकल बोला जाता है। तो रॉकेट्स का काम क्या होता है? रॉकेट्स
इज टू ट्रांसपोर्ट द पेलोड टू द डिसाइड डेस्टिनेशन। कोई भी डिसाइड डेस्टिनेशन में पेलोड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रॉकेट्स का यूज़ किया जाता है। सो अगर हम रॉकेट के मेन सिस्टम की बात करें तो बेसिकली 4 मेन सिस्टम होते हैं रॉकेट के। पहला है स्ट्रक्चरल सिस्टम। ये स्ट्रक्चरल सिस्टम एक्चुअली रॉकेट का मेन बॉडी फ्रेम होता है, जिसमें नोज कोन, सिलिंड्रिकल बॉडी और फिन्स आते हैं। सेकेंड वन इज़ द रॉकेट का प्रोपल्शन सिस्टम, जिसमें रॉकेट का इंजन, रॉकेट का फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र आता है। थर्ड वन इज़ द गाइडेंस सिस्टम। ये गाइडेंस सिस्टम में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और रेडार्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रॉकेट को टू गाइड टू द इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी, मतलब एक तरीके से रास्ता दिखाते हैं रॉकेट्स को और वो डिसाइड डेस्टिनेशन में उस रास्ते से पहुंच सके। एंड द लास्ट वन इज़ द पेलोड सिस्टम्स। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पेलोड्स को रखा जाता है। पेलोड्स कुछ भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट्स किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए फॉर कम्युनिकेशन पेलोड्स में रखे जाते हैं। उसके अलावा कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, आपने सुना होगा हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप को लैग्रैंजियन पॉइंट L2 में रखा गया फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। तो ये सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को पेलोड में रखा जाता है। कुछ और भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि प्रोब्स हो गया। प्रोब, आपने सोलर पार्कर प्रोब सुना होगा जो नासा ने छोड़ा था सन को ऑब्जर्व करने के लिए, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोब। उसके अलावा रोवर्स, ये भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपने चंद्रयान 3 में प्रज्ञान रोवर के बारे में सुना है, जो मून के सरफेस पे उतर के मून के सरफेस से डेटा कलेक्ट करेगा, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रोवर। तो ये भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो पेलोड में रखा जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉट्स और क्रू मेंबर्स होते हैं जो कभी कभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्चुअली लो अर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है और वहाँ पे कभी कभी मेंटेनेंस और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए कभी कभी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वहाँ पे फॉर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। उसके अलावा ऐसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस में कुछ कार्गो या फिर कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी पेलोड्स में रख के रॉकेट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जैसे कंपोनेंट्स, कार्गो या फिर एस्ट्रोनॉट्स हो गए, क्रू मेंबर्स हो गए, उसके अलावा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, सैटेलाइट्स, कुछ ऐसे स्पेस क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें पेलोड्स में रख के रॉकेट के यूज़ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। अब ये जो डिजायर्ड डेस्टिनेशन है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस में कोई ऐसे ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को, या फिर बियॉन्ड द अर्थ, बियॉन्ड अर्थ का मतलब बियॉन्ड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। जैसे फॉर एग्जांपल गैलेक्सी के बियॉन्ड अगर हमको भेजना है, हमारे गैलेक्सी के बियॉन्ड भेजना है, तो भी रॉकेट्स का यूज़ किया जाता है। तो दैट मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेस के पॉइंट में किसी ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए या फिर बियॉन्ड अर्थ्स ग्रेविटी मतलब भेजने के लिए रॉकेट्स का यूज़ किया जाता है। ओके, सो अगर हम बात करें आदित्य L1 मिशन की ऑब्जेक्टिव की, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं कोरोना। उसके अलावा भी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सन से रिलेटेड फिनोमिनास जैसे कि सन स्पॉट क्या है और सन मैग्नेटिक फील्ड को और कोरोनल मास इजेक्शन को, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स, इन सारी चीज़ों को भी स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सब चीज़ें हैं क्या? सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन और कोरोना, फोटोस्फीयर, ये सब क्या है? एक एक करके समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमको ये सारी चीज़ें समझने के लिए सन की एनाटॉमी समझनी ज़रूरी है। तो सन की एनाटॉमी कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हमने वीडियो के पहले ही डिस्कस कर लिया कि सन जो उसका सॉलिड सरफेस या सॉलिड मास नहीं होता है। सन इज़ अ मैसिव बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस होते हैं जो मैसिव बॉल लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। अब ये जो सन की एनाटॉमी है, इसमें फर्दर डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड किए जाते हैं। सबसे पहला जो इनर मोस्ट एरिया है उसको हम बोलते हैं कोर। उसके बाद कोर से हम दूर जाते जाएंगे सरफेस की तरफ, तो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। तो कोर के बाद जो सेकंड लेयर आता है वो है रेडिएटिव जोन, थर्ड है कन्वेक्टिव जोन, फोर्थ है फोटोस्फीयर, फिफ्थ है क्रोमोस्फीयर और सबसे लास्ट जो आउटर मोस्ट लेयर है सन का एटमॉस्फेयर वो है कोरोना। तो कुछ इस तरीके से लेयर्स डिवाइड किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोर की, सन की कोर। तो
तो कोर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है सन का। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कोर में ही पाया जाता है सन का। अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कोर में पाया जाता है, और यही टेम्परेचर काफ़ी होता है न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होना ज़रूरी भी है, इससे कम टेम्परेचर होगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल है ही नहीं। सो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स या न्यूक्लियाई कंबाइन होके या फिर फ्यूज होके कन्वर्ट हो जाती है हीलियम एटम्स या न्यूक्लियाई में। तो इस न्यूक्लियर फ्यूजन में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी E=mc²। मतलब कोई भी प्रोसेस इनिशिएट होगी तो एनर्जी तो रिलीज होगी। तो इस रिलीज्ड एनर्जी को हम किस तरीके से देखते हैं? उस रिलीज्ड एनर्जी को हम बोलते हैं हाई एनर्जी फोटॉन्स, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, जिसको हम गामा रेस भी बोलते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद जो भी रिलीज्ड एनर्जी है वो सन के कोर से सन के सरफेस तक पहुँचते पहुँचते कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ स्कैटर हो जाती है, क्योंकि सन की जो लेयर्स है वो काफ़ी डेंस है। अब जो रिलीज्ड एनर्जी सरफेस पे पहुँचती है तब वो सनलाइट के फॉर्म में एमिट होने के बाद स्पेस पे ट्रैवल करने के बाद अर्थ के सरफेस पे रीच करती है। अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स 20 सेकेंड लग जाते हैं सनलाइट को। कैसे ट्रैवल करती है अब हम देखते हैं। सबसे पहले वो कोर से सेकेंड लेयर पे आती है, जिसको हम बोलते हैं रेडिएटिव जोन। ये रेडिएटिव जोन में एटम्स प्रेजेंट होती है, जो भी वो इस रिलीज्ड एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है और वापस रेडिएट करती है टू द नेक्स्ट लेयर। तो ये जो रेडिएटिव जोन है ये जस्ट लाइक अ ट्रांसपोर्टिंग दिस हाई एनर्जी फोटॉन्स टू द नेक्स्ट लेयर। ये बस अब्जॉर्ब करके रेडिएट करती है दूसरे लेयर में। अब जो नेक्स्ट लेयर होगा वो होगा कन्वेक्टिव जोन। इस कन्वेक्टिव जोन में जो रिलीज्ड एनर्जी एंटर करेगी तो ये फॉर्म ले लेती है इन द फॉर्म ऑफ हॉट प्लाज्मा। तो कुछ कन्वेक्टिव करंट्स के फॉर्म में, कन्वेक्शन करंट्स के फॉर्म में हॉट प्लाज्मा मूव करेगी, और ये मूव करेगी टू द नेक्स्ट लेयर, और इस नेक्स्ट लेयर को हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। अब जब इस फोटोस्फीयर वाले लेयर में रिलीज्ड एनर्जी एंटर करती है तो ये विजिबल लाइट के फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। मतलब जो भी सनलाइट, जो सन से आने वाली किरणें जो हम देखते हैं वही होती है विजिबल लाइट। तो यही एक कारण होता है विजिबल लाइट के फॉर्म में इस रिलीज्ड एनर्जी को जब हम देखते हैं, तो यही एक रीज़न होता है कि फोटोस्फीयर वाला लेयर को हम बोलते हैं सन का सरफेस, क्योंकि सन का एक बाउंड्री, एक आउटलाइन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि वो विजिबल लाइट के फॉर्म में एमिट करती है रिलीज्ड एनर्जी। तो इस तरीके से सन का जो आउटलाइन हमको देखने को मिलता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोटोस्फीयर, एक सरफेस हमको देखने को मिलता है। ओके, अब ये जो रिलीज्ड एनर्जी है फोटोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर और कोरोना में एंटर करती है। तो आपको पता है कोरोना सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर है, और जब ये रिलीज्ड एनर्जी कोरोना या क्रोमोस्फीयर में एंटर करती है तो ये फॉर्म ले लेती है हीट और रेडिएशन का। अब ये हीट और रेडिएशन का फॉर्म लेने की वजह से कोरोना में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है। नोट करने वाली बात यह है कि फोटोस्फीयर में टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ही कोरोना वाले रीजन में टेम्परेचर हम देखें तो मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाता है, जो कि आज भी एक मिस्ट्री है। क्योंकि हमने थर्मोडायनामिक्स में कभी पढ़ा है कि जैसे ही हम हीट सोर्स से दूर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, बट यहाँ पर कोर से जैसे ही दूर जाते जाएंगे तो कोरोना सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन फोटोस्फीयर वाले लेयर से ज़्यादा, इवन मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस कोरोना में देखने को मिलता है। तो इस थ्योरी को, ये जो एक मिस्ट्री है जो साइंटिस्ट के लिए आज भी एक मिस्ट्री है, तो ये जो मिस्ट्री है जो साइंटिस्ट के लिए आज भी एक मिस्ट्री है, तो इसको हम बोलते हैं कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम ये आज भी एक पजल है और साइंटिस्ट आज भी ढूंढ रहे हैं इसका रीज़न। तो अगर आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुली इस मिस्ट्री को सॉल्व कर देता है तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा हमारे इंडिया के लिए। तो ये भी एक रीज़न है आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट पे लॉन्च करने का, टू स्टडी द कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, कि क्यों कोरोना जो आउटर मोस्ट लेयर है वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू द अदर लेयर्स ऑफ द सन। सो अगर हम बात करें सन की मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन की, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है कि सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इनिशिएट होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम्स जो रहते हैं वो ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से एक दूसरे से कोलाइड होते हैं और वह चार्ज्ड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसे चार्ज्ड पार्टिकल्स मोशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कोर से लेके सरफेस तक, जिसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर वाली लेयर,
और इवन बियॉन्ड फोटोस्फीयर जो कि कोरोना तक एक्सटेंड करती है ये मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि हर लेयर की मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होती है, क्योंकि हर लेयर, सन की हर लेयर में टेम्परेचर डिफरेंट होता है, डेंसिटी डिफरेंट होता है, इसकी वजह से उसकी रोटेशनल रेट्स भी डिफरेंट होती है। तो यू कैन इमेजिन कि आप ऐसा देखो कि सन का हर एक पार्ट डिफरेंट रोटेट कर रहा है, डिफरेंट रोटेशनल रेट्स में डिफरेंट पार्ट्स रोटेट कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रोटेशनल रेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सन, इसकी वजह से होता क्या है कि डिफरेंट मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट रोटेशन रेट्स की वजह से डिफरेंट होगी, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बीच में सभी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में उलझने के चांसेस है, ट्विस्ट और टैंगल्स होने के चांसेस है। और बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग एंड टैंगलिंग ऑफ द डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स, उसकी वजह से होगा क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड कुछ जगह पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि सन के सरफेस में कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहाँ पे सन स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। सन स्पॉट्स एक्चुअली में ऐसे एरियाज होते हैं जो कि कूलर और डार्कर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर सरफेस। बेसिकली ये कूलर और डार्कर होते हैं बाकी सन के सरफेस के कंपैरिजन में। इसका मतलब वो ठंडे नहीं होते, सन के सरफेस के कंपैरिजन में बस ठंडे होते हैं तो वो गर्म ही। तो ऐसे सन स्पॉट्स होते कैसे हैं? जनरली जो कन्वेक्शन जोन हमने पढ़ा था, वो कन्वेक्शनल जोन में रिलीज्ड एनर्जी किस फॉर्म में होती है? हॉट प्लाज्मा के फॉर्म में, कन्वेक्शनल करंट्स के फॉर्म में ऊपर की तरफ होती है। और जब ये फोटोस्फीयर वाली लेयर पे आती है, तो जिसको हम सन का सरफेस बोलते हैं, तो वहाँ पे डिसरप्शंस हमको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का हाई कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से कुछ ऐसे स्पॉट्स में, सन के सरफेस में कुछ ऐसे स्पॉट्स में हमको ऐसे कन्वेक्टिव जो करंट्स हैं, जो रिलीज्ड एनर्जी है, उसका डिसरप्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सन स्पॉट्स होते हैं। तो सन स्पॉट्स, ये रीज़न है कि सन स्पॉट्स क्यों होते हैं सन के सरफेस पे, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड इन सम ऑफ द रीजन। अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना आपको पता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर है। ये जो कोरोना है ये एक्सटेंड करता है काफ़ी दूर तक इनटू द स्पेस। इतने दूर तक स्पेस में एक्सटेंड क्यों करता है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि कोरोना में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होता है और एक्सट्रीम प्रेशर होता है, जिसकी वजह से कोरोना के अंदर जो हॉट आयोनाइज्ड चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्पीड में इजेक्ट करते हैं और बहुत दूर तक इजेक्ट करते हैं। और ऐसे हॉट आयोनाइज्ड चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हाई स्पीड में इजेक्ट होते हैं कोरोना से, उसको हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर विंड्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कोरोना से निकलने वाले जो सोलर फ्लेयर्स है और सोलर विंड्स है, वो बहुत हाई स्पीड में लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस में ट्रैवल करते हैं। सो ऐसे सोलर फ्लेयर्स और विंड्स की वजह से हमारे स्पेस वेदर में भी इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए इस सोलर फ्लेयर्स और विंड्स की इंटेंसिटी बढ़ गई तो स्पेस वेदर में भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन या इफेक्ट देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है कि जैसे सन की मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की हुई सन की, तो सोलर फ्लेयर की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ज़्यादा सोलर फ्लेयर की इंटेंसिटी होगी तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम है देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। सो ये अगर आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट है वो स्टडी करेगा सोलर मास इजेक्शन को, उससे हम बेहतर प्रिडिक्ट कर पाएंगे हमारे स्पेस वेदर में किस तरीके से ये प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसका सोल्यूशन निकाल सकें। इस कोरोनल मास इजेक्शन के वजह से हमारे अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में भी इफेक्ट पड़ेगा। अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है? अर्थ जो है उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बिछी होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे अर्थ को फ्रॉम द कॉस्मिक रेस और सन से आने वाले जो भी सोलर फ्लेयर्स और विंड्स है उससे प्रोटेक्ट करती है। तो अगर कम इंटेंसिटी की सोलर फ्लेयर्स या सोलर विंड्स होगी तो हमारी अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर उसको उस कैपेसिटी में उसको डिफ्लेक्ट कर देगा उस फ्लेयर्स को। लेकिन अगर सोलर फ्लेयर्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर की कैपेसिटी उतनी नहीं रह पाएगी टू डिफ्लेक्ट दैट फ्लेयर, और इस प्रॉब्लम की वजह से जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जैसे कंडीशन देखने को मिलता है। सो ऐसे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की वजह से हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिसरप्ट कर सकता है, हमारी इलेक्ट्रिक पावर लाइंस को डिसरप्ट कर सकता है, पाइप लाइंस को, और मतलब इवन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को भी डिसरप्ट कर सकता है। तो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है टू स्टडी दिस इंटेंसिटी ऑफ द सोलर फ्लेयर्स एंड टू स्टडी दिस जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म कंडीशन, जिसकी वजह से एनालाइज कर सकते हैं डेटा को और एक परफेक्ट सोल्यूशन निकाल सके जिससे ऐसे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म से बचा जा सके, पहले से ही एनालाइज करके प्रिडिक्ट करके। साथ में आपने एक और फिनोमेना देखा होगा, ऑरोरा।
ये वही ऑरोरा है जो कि नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स आपको स्काई में देखने को मिलता है, डिफरेंट लाइट के डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये बेसिकली ऑरोरास क्या होते हैं कि जब ये सोलर विंड्स जब इंटरेक्ट करते हैं हमारे अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के साथ, तो कुछ ऐसे गैसेस के साथ इंटरेक्ट कर जाता है जिसकी वजह से हमको नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं ऑरोरास। ओके, सो अगर हम आदित्य L1 की पेलोड्स की बात करें तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ये सारे पेलोड्स को यूज़ किया गया है। शुरुआत करते हैं हम VELC से। इट स्टैंड्स फॉर विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। दैट मीन्स ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करके सन के आउटर मोस्ट लेयर कोरोना को ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेजर करेंगे। द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ SUIT। इट स्टैंड्स फॉर सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। जैसे कि एज द नेम सजेस्ट कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टेलीस्कोप है जो इमेजेस को, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को रिकॉर्ड करेगा, स्पेशली वो ऐसे एरियाज जो कि कोरोना या क्रोमोस्फियर के ट्रांजिशन जोन्स होंगे, जो कहीं ना कहीं कोरोना हीटिंग प्रॉब्लम जैसे मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे इमेजेस, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को साइंटिस्ट एनालाइज करके इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट 2 इंस्ट्रूमेंट्स आर एस्पेक्ट्स एंड पापा। ये 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं सोलर विंड्स और उसके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्पोजिशन को ऑब्जर्व करेगा, उसको मेजर करेगा। सो एस्पेक्ट स्टैंड्स फॉर आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड पापा स्टैंड्स फॉर प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। नेक्स्ट इज द SOLEX. It stands for Solar Low Energy X-ray Spectrometer. As the name itself suggests कि ऐसे सन से निकलने वाले लो एनर्जी एक्सरेज को स्टडी करेगा और इसके वजह से कोरोना के टेम्परेचर और उसके कॉम्पोजिशन को स्टडी करेगा। ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो अबाउट आदित्य L1 मिशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।